तो लास्ट क्लास में अपन जब पढ़ रहे थे, अपन क्या पढ़ रहे थे बेटा? पैरेलल रिएक्शन पढ़ी थी। और पैरेलल रिएक्शन में जो मोस्ट क्वेश्चन जो तुमसे पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा? बी और सी का रेशियो। क्लियर है? और बाकी तुम्हें और भी पूछे तो सबको सिखा ही दिया था। अब उसको देखो, पूरा नहीं ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ टाइम बी और सी का रेशियो पता होना चाहिए, K1/K2। अगर बी और सी में अगर मल्टीप्लाई में m और n है तो m/K1 ऐसे करके n/K2। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है। उसके बाद अगर कोई पूछा जाता है तो वो पूछा जाता है के इफेक्टिव। तो के इफेक्टिव में क्या होता है बेटा? सबका सम कर दो। ई इफेक्टिव में क्या करना होता है? K1 E1 K2 E2 इन सब का समीशन डिवाइड बाई के इफेक्टिव। और टी इफेक्टिव कैसे जुड़ता है बेटा? पैरेलल वाले तरीके से। वैसे तो टी फैक्टर निकालने जरूरत नहीं, अगर के फैक्टर पता तो सीधा 0.69 से डिवाइड कर दो। आज अपन पढ़ेंगे बेटा सीरीज एंड सीक्वेंस रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे बेटा? सीरीज एंड। जो सीरीज एंड सीक्वेंस रिएक्शन क्या होती है, ये उससे थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज्यादा हार्ड है ना। देखो क्या होता है कि हमारे पास एक ए था, वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा? बी में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? बी में। और ये जो बी है ये जा रहा है सी में। कल था ए बी में जा रहा था और ए सी में। आज सीरीज और सीक्वेंस मतलब ए बी में जा रहा है और बी किस में जा रहा है? सी में। आ रही बात में? तो इनिशियली ये ए था, ये 0 0 था। ये ए में से एक्स गया, ए में से कितना गया बेटा? एक्स। तो ए में से एक्स गया तो बी कितना बनेगा? एक्स। अब बी एक्स बन गया तो बी में से कोई वाई अमाउंट जाएगा और वो बच गया एक्स माइनस वाई, और ये कितना बन गया? वाई। अगर मैं यहां से रेट लो लिखना चाहूं तो पहली रिएक्शन के लिए रेट लो क्या आएगा? R1K1A। रिएक्टेंट कौन है? K1 ए। बोलो यही आएगा। और ये किसके इक्वल होगा बेटा? माइनस dA/dt। और प्रोडक्ट कौन है? dB/dt। तो ये रेट लो हो गया बेटा। R2 लिखना चाहूं, क्या लिखना चाहूं बेटा? R2। तो R2 किसके इक्वल होगा बेटा? बी रिएक्टेंट है तो K2B। अब बी में क्या आएगा बेटा? माइनस dB/dt और या फिर dC/dt। अब अगर बेटा मैं नेट रेट लो लिखना चाहूं तो वो तो रिएक्टेंट ए के हिसाब से लिख रहा हूं। तो मैं देखो माइनस dA/dt। तो माइनस dA/dt सिर्फ K1 ए के बराबर, और तो कहीं है ही नहीं dA/dt। तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस dA/dt इक्वल टू K1A। अब बेटा देखो ध्यान से, ये देखो कल वाली इक्वेशन बन गई। माइनस dA को इधर ले आऊं और K1 dt को इधर भेज दूं तो क्या बचेगा? K1 dt। और इसका इंटीग्रेशन कर दो बेटा। रिएक्टेंट इनिशियली कितना था? A0 से AT तक। और टाइम कहां से? 0 से T तक। बोलो कोई दिक्कत है? जब इसका इंटीग्रेशन करके सोल्व आउट करूंगा तो बार बार करने की जरूरत नहीं, कल वाला ये। और क्या आएगा बेटा? 80 इक्वल टू A0 e की पावर माइनस K1t। कल वाला जो पढ़ाया था पहले रिएक्शन में, वो भी तो ऐसा डेरिवेशन आया था, सेम डिटो। बात है dB/dt की। तो देखो बेटा dB/dt की बात करो तो dB/dt किसके इक्वल है? K1A के माइनस K2B के। क्योंकि यहाँ माइनस dB/dt और मुझे प्लस चाहिए तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस K2B के। अब ये इक्वेशन आई बेटा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, dB/dt प्लस इसको इधर ले आऊं बेटा क्या आ गया बेटा? dB/dt प्लस K2B इक्वल टू K1A। अब देखो बेटा ध्यान से, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? देखो ध्यान से, dB/dt प्लस K2B इक्वल टू K1। ए की वैल्यू भी आप निकाल के आए हो, यही तो है। ए टाइम ए पे तो होगा, किसी टाइम टी पे कंसेंट्रेशन। तो ए की जगह क्या लिख दो बेटा? A0 e की पावर माइनस K1t सॉरी। ये मेरे पास क्या आ गया बेटा? dB/dt की इक्वेशन। अब देखो ये इंटीग्रेशन होता है, मैथ वालों को सिखाएंगे मैथ वाले सर। क्लियर है? इस इंटीग्रेशन को बोलते हैं लीनियर फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा? देखो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है बेटा? फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है कि सर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब देखो ध्यान से, ये डिफरेंशिएशन की फॉर्म में। और देखो इक्वेशन लीनियर है, y इक्वल टू mx प्लस c जैसी लीनियर, मतलब वैसे समझाने के लिए ऐसा होता नहीं है। तो देखो dB/dt प्लस K2B K1 A0 e की पावर माइनस a K1t। इस इक्वेशन को सोल्व करने का एक तरीका होता है, इसको बोलते हैं हमें मैथ में फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सोल्व करने के लिए हम एक चीज यूज करते हैं जिसको बोलते हैं इंटीग्रल फैक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? देखो क्या होता है इंटीग्रल फैक्टर, समझाता हूं। जैसे आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन है dy/dx प्लस pxy प्लस qx। तो देखो बेटा y का x के रेस्पेक्ट में क्या किया गया है? डिफरेंशिएशन। फिर कोई यहाँ पे एक फंक्शन है, p x का फंक्शन है। किसका फंक्शन है?
उस x के फंक्शन से y मल्टीप्लाई है। कौन मल्टीप्लाई है? y। और लास्ट में कोई q है बेटा, लास्ट में कोई, और वो भी किसका फंक्शन है? x का। जो ये p है ये कांस्टेंट भी हो सकता है और x का फंक्शन भी हो सकता है, दोनों चलेगा। तो देखो मेरी इक्वेशन ऐसी तो है, देखो db अपॉन dt। तो देखो आप y को तो मानो b, y को क्या मानो? x को क्या मानो? t। तो देखो db अपॉन dt, तो देखो वैसा ही आ गया। मैं इसको लिख लेता हूं, dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स। देखो db अपॉन dt, db अपॉन dt, फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए? x का फंक्शन या फिर कांस्टेंट, k2 कांस्टेंट है, साथ में बेटा y मल्टीप्लाई होना चाहिए, देखो साथ में b मल्टीप्लाई है, फिर होना चाहिए कोई x का फंक्शन। तो x किसको माना है यहाँ पे? t को। तो देखो ये t का ही फंक्शन है, b का फंक्शन है नहीं है। तो ऐसी इक्वेशन हो से क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। इसको सोल्व करने के लिए हम एक इंटीग्रल फैक्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है बेटा? देखो ध्यान से, e की पावर में p को लेते हैं। किसको लेते हैं? और उस p का डिफरेंशिएशन करते, सॉरी इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? x के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? बोलो कोई दिक्कत है? इंटीग्रल फैक्टर कैसे निकालते हैं कि e की पावर जो भी यहाँ px है उसको लेते हैं और उसका क्या करते हैं? e की पावर में इंटीग्रेशन, जो भी वैल्यू आती है उसे इंटीग्रल फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब देखो करके दिखाता हूं। जैसे अपनी जो इक्वेशन है यही है बेटा अपनी इक्वेशन, देखो db अपॉन dt प्लस k2b a नॉट e की पावर माइनस k1t, इक्वेशन है अपनी। इसमें बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो y कौन है? b, और x कौन है? t। तो मुझे पता लग गया ये कौन है बेटा? px वाला फंक्शन है। तो आपने को क्या करना है? इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू क्या होता है? e की पावर इंटीग्रेशन जो p का फंक्शन है। तो p वाला फंक्शन कौन है? k2। और किसके रेस्पेक्ट में करना है? dt के रेस्पेक्ट में। देखो यहाँ पे dy बाई dx था, तो इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में किया? dx के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे इसका क्या कर दिया बेटा? इंटीग्रेशन कर दिया k2 dt का। बताओ k2 dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? k2t। तो e की पावर क्या आ गया? k2t। बोलो कोई दिक्कत है? अब इस इंटीग्रल फैक्टर को क्या, ये अपनी इक्वेशन है, इस इंटीग्रल फैक्टर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराते हैं। दोनों तरफ क्या करवाते हैं? तो देखो इधर भी मल्टीप्लाई करवाया इस इक्वेशन में, और इधर भी मल्टीप्लाई करवाया, देखो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराया। अब नेक्स्ट देखो ध्यान से, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, यहाँ पे db अपॉन dt e की पावर k2t प्लस k2b e की पावर k2t। यहां देखो बेटा a नोट k1 तो कांस्टेंट है, ये e की पावर माइनस k1t e की पावर k2t, तो e की पावर a माइनस a e की पावर b, तो क्या हो जाएगा? e की पावर b माइनस a। तो यहां पर देखो बेटा e की पावर माइनस k1t e की पावर k2t, तो मैंने दोनों को पावर जुड़ गई, मतलब k2 माइनस a k1t बाहर आ गया। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखो बेटा मैं इस जो ये वाली टर्म है ना, ये वाली, इसको मैंने ऐसे लिख दिया db d अपॉन dt, इसको इंटीग्रेशन को भूल जाओ भी, है ना, मैंने ऐसे लिख दिया ऐसे। क्या ये सही है क्या? इस पूरी टर्म को, इसका डिफरेंशिएशन करके देखो, इसका डिफरेंशिएशन करो पहले इसको कांस्टेंट रखते हुए, तो क्या आएगा? db अपॉन dt, ये एज इट इज। फिर क्या करना है बेटा? b को कांस्टेंट रखना है और इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा बेटा? b, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? e की पावर k2 और बाहर k2 आ जाएगा। इसका मतलब मैं इस पूरी की पूरी इस डब्बे को, जो ये पूरा का पूरा डब्बा है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं जो नीचे लिखा हुआ है ये वाला, क्योंकि इसको वापस डिफरेंशिएट करो यही आता है। मैंने इस तरह से लिख दिया, बोलो कोई दिक्कत है? इधर कुछ नहीं किया। फिर मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया, दोनों तरफ क्या किया बेटा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किसी टाइम 0 से स्टार्ट किया और किसी टाइम में t तक किया। अब देखो d अपॉन dt है, d अपॉन dt क्या होता है? डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है बेटा? ये टर्म हट जाएगी भाई। देखो d अपॉन dt है, ये डिफरेंशिएशन, और इसका इंटीग्रेशन कर दो तो क्या आएगा? कुछ नहीं, खत्म। तो ये डिफरेंशिएट कर रहा है, ये इंटीग्रेशन कर रहा है, तो ऑल ओवर क्या आएगा बेटा? ये टर्म आ जाएगी नीचे के नीचे, b की पावर k2t। अब इसका करना है बेटा, तो देखो a नॉट k1 तो कॉमन आ गया, e की पावर k2 माइनस k1t का देखो इंटीग्रेशन ये का ये होता है, फिर ये टर्म क्या आ जाती है बेटा? डिवाइड में। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो ध्यान से, ये a नॉट k1 k2 माइनस k1 है, मैं लिमिट रख रहा हूं, जब टाइम t रखूंगा तब तो वैल्यू यही रहने वाली है, और जब t की जगह 0 रखूंगा तो e की पावर क्या हो जाएगी? 0, और किसी की पावर 0 क्या होता है? 1।
तो -1 आ गया। अब नेक्स्ट देखो ध्यान से, इधर क्या है बेटा, b इक्वल टू e की पावर k2t है। मैं इस k2t को डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं बेटा, डिवाइड। तो इधर तो क्या बचेगा, सिर्फ b। और ये देखो e की पावर k2t, देखो इसमें डिवाइड कर रहा हूं, ध्यान से देखो, मैं इधर साइड में करके दिखाता हूं। इस तरह से मैंने b इक्वल टू क्या है, a0 k1 डिवाइडेड बाई k2 माइनस k1 e की पावर k2 माइनस k1t -1 डिवाइडेड बाई e की पावर k2t। यही किया है बेटा, देखो यहाँ जो b में था उधर लाके डिवाइड कर दिया। अब देखो बेटा k2t से डिवाइड कर रहा हूं, ध्यान से देखो, तो a0 k1 k2 माइनस k1 e की पावर k2 माइनस k1t डिवाइडेड बाई e की पावर k2t -1 अपॉन e की पावर k2t। एक ही बात है। अब देखो बेटा e की पावर k2t को तो देखो मैंने क्या लिख दिया, e की पावर माइनस k2t, और ये e की पावर k2t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस k2t, और ऊपर पहले से एक k2 है तो आपस में कट कटाएगा, क्या बचेगा, e की पावर माइनस k1t। आगे समझ में, करके दिखाऊं उसको, या फिर समझ गए, समझ गए, चलो जी। तो ये अपने पास क्या आ गया बेटा, b की वैल्यू क्या आ गई बेटा। तो देखो एडवांस में याद होना चाहिए भाई ये क्वेश्चन, ये बी की कंसेंट्रेशन है, ये क्या है, बी की, क्लियर है। अब हमें निकालना है बेटा सी की कंसेंट्रेशन, किसकी निकालनी है, सी की। तो देखो सी की कंसेंट्रेशन के लिए अपने पास रेट लो क्या है बेटा, डी सी अपॉन डी टी किसके इक्वल है बेटा, के टू बी के। तो डी सी अपॉन डी टी किसके इक्वल है बेटा, के टू बी के। और बी की वैल्यू आप अभी निकाल के लाओ, यहाँ रख दो। जैसे यहाँ रखोगे तो क्या आ जाएगा, देखो बेटा ए नॉट के वन और ये के टू एक्स्ट्रा आ जाएगा, बाकी तो डिटो सेम है, बोलो कोई दिक्कत है, इक्वल टू डीसी। अब वहां पे डीसी अपॉन डीटी था, इस डीटी को मैं इधर ले जाऊं तो ये डीटी इधर आ गया, इधर क्या बचा बेटा, सिर्फ डीसी। और बेटा मैं इसका क्या करूं बेटा, सामने इसका क्या करूं, इंटीग्रेशन, क्या करूं बेटा, इंटीग्रेशन कहां से, क्या, जीरो से सी तक, क्योंकि बेटा रिएक्टिव प्रोडक्ट है शुरुआत में जीरो होगा, और बेटा टाइम जीरो से टी। अब देखो ये वाले सारी वैल्यू तो कांस्टेंट है, ए नॉट के वन के टू अपॉन के टू माइनस ए, बचा बेटा सिर्फ ये। इसका इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर माइनस के वन टी का क्या होगा, e की पावर माइनस के वन टी डिवाइडेड बाई माइनस ए के वन आ जाएगा नीचे। इसी तरह इसका करेंगे तो e की पावर माइनस के टू टी, और डिवाइड में क्या आएगा, माइनस के टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट देखो बेटा इसमें लिमिट रखनी है, लिमिट है जीरो से टी, लिमिट क्या है, जीरो से। तो देखो ए नॉट के टू माइनस के वन है। अब देखो ध्यान से, जब मैं इसमें टी रखूंगा तो वैल्यू क्या आएगी बेटा, देखो मैं इसको अलग से लिख के दिखा देता हूं इसे। ये था बेटा आपके पास e की पावर माइनस के वन टी डिवाइडेड बाई के वन, यही है बेटा, और लिमिट आपकी क्या है, जीरो से टी। तो जब मैं इसमें टी रखूंगा तो वैल्यू क्या आएगी बेटा, e की पावर माइनस के वन टी अपॉन ए के वन, और जब मैं जीरो रखूंगा तब क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा। तो क्या मैं इसको उल्टा लिख दिया, देखो वहां पे वन माइनस ई की पावर माइनस के वन टी। सेम कहानी बेटा, यहाँ लिमिट रखूंगा, टी रखने पे तो ई की पावर के टू टी आएगा, लेकिन जीरो रखने पे क्या आएगा, माइनस वन, क्योंकि इसकी वैल्यू तो वन हो जाएगी। और ये लिमिट रख के ये अपने पास क्या आ गया, सी की कंसेंट्रेशन क्या आ गई बेटा, बोलो कोई दिक्कत है यहाँ पे ना। नेक्स्ट वन है कैलकुलेट, नीट में नहीं आएगा बेटा, कैलकुलेट टाइम एट विच कंसेंट्रेशन ऑफ सी, सुन ले, कंसेंट्रेशन ऑफ बी, सॉरी, कंसेंट्रेशन ऑफ बी इज मैक्सिमम, कंसेंट्रेशन ऑफ बी इज, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंटली जेई में पूछते हैं, डेरिवेशन ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है ना। और दूसरा कैलकुलेट मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ बी, मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ बी। अब देखो ध्यान से, आपको बड़ा पढ़ाया होगा कि मैक्सिमम मिनिमा कहाँ आता है बेटा, जहां पे फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या कर दो, जीरो, और जो वैल्यू आए उस पॉइंट पे क्या आएगा, मैक्सिमा। तो मुझे डीबी अपॉन डी निकालना है बेटा, तो मतलब डीबी अपॉन डी अगर जीरो है तो उस पॉइंट पे जो बी आएगा वो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो मुझे पता है बी की इक्वेशन तो यही अभी सोल्व किया था, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट करोगे तो इसका तो क्या होगा, डीबी अपॉन डी, इसका तो कुछ होना नहीं है, एज इट इज रह जाएगा।
ई की पावर माइनस के वन टी का क्या हो जाएगा, माइनस के वन ई की पावर माइनस के वन टी, और इसका क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आएगा, माइनस के टू प्लस हो जाएगा प्लस के टू ई की पावर माइनस के टू टी। अब इसको बराबर करना है जीरो के, किसके करना है, अब मुझे पता है जीरो के बराबर करने के बाद में ये डब्बा तो जीरो होगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये जीरो नहीं होगा तो ये तो जीरो होना चाहिए। भाई मैं कहता हूँ इसका टोटल जीरो है, तो ये तो जीरो है नहीं, तो इसका मतलब ये डब्बा किसके बराबर है, तो अगर ये जीरो के बराबर है तो मैंने इसको जीरो के बराबर कर दिया। के टू ई की पावर माइनस के टू टी को उधर भेजा, उधर भेजते ये क्या हो जाएगा माइनस, भाई ये पहले से ही माइनस है, इधर भेजते ये भी क्या हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस। अब देखो बेटा ध्यान से, इसको मैं इधर ले आऊं बेटा, k1 है तो इधर ले आऊं k1 अपॉन ए k2, देखो इसको ये k1 रहा और उस k2 को इधर डिवाइड कर दिया, e की पावर माइनस k1 t को उधर भेज दिया, तो क्या बच गया e की पावर माइनस k2 t डिवाइडेड बाई e की पावर माइनस k1 a t। ये ऊपर जाएगा बेटा, ऊपर जाते माइनस k1 t क्या हो जाएगा बेटा प्लस k1 t, और ऊपर माइनस है तो क्या यही बचेगा e की पावर k1 t माइनस a। बोलो कोई दिक्कत है। अब अपन दोनों तरफ लेंगे log, क्या लेंगे बेटा, log मतलब ln लेंगे क्योंकि e नीचे एक्सपोनेंशियल है ना, तो जैसे ln लेंगे तो क्या हो जाएगा ln k1 अपॉन a, और आपको पता देखो इसको ये मैं लेके दिखा देता हूँ, ln k1 अपॉन k2 इक्वल टू ln e की पावर माइनस k1 t माइनस k2, और ln का मतलब क्या होता है log बेस e की पावर माइनस k1 t सॉरी प्लस k1 t माइनस k2। बोलो कोई दिक्कत है, तो बेस बेस तो खत्म हो जाएगा और ये आगे आ जाएगा, ऐसा लिखा जाएगा। यहां से मैं अगर t को कॉमन ले लूं तो क्या आएगा बेटा, t को कॉमन लेते ही ln k1 अपॉन k2, और ये k1 माइनस k2 आ जाएगा, ऐसा ही आएगा, और इसको इधर लाके डिवाइड कर दिया बेटा, t मैक्स क्या आएगा ln k1 अपॉन k2 डिवाइडेड बाई k1 माइनस a, ये क्या आ गया वो टाइम जब क्या होगा मैक्सिमम। तो देखो इसको कैसे भी याद कर लो कोई दिक्कत नहीं है, देखो ln k1 अपॉन k2 तो नीचे भी क्या है k1 माइनस k2, अगर बेटा मैं नीचे उल्टा करूं देखो ऐसा लिख सकता हूं क्या है ln k2 अपॉन k1 लिख सकता हूं, तो बाहर क्या आएगा माइनस, और नीचे भी उल्टा कर दो k2 माइनस a, कैसे याद, ये बहुत पूछा जाता है। तो टी मैक्स कब होगा कि जब वो टाइम जब बी मैक्सिमम पाएगा, क्यों, क्योंकि बेटा ए से बी में जा रहा है और बी सी में जा रहा है, तो वो टाइम जब बी मैक्सिमम जाएगा उसको बोलते हैं टी मैक्स। और कैसे निकालना है, एल एन के वन अपॉन के टू, तो के वन माइनस के टू डिवाइड में एल एन के टू अपॉन के वन, तो नीचे भी के टू माइनस है के वन। आगे बात समझ में। अब वो पूछता है कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन क्या होगी, तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन कब होगी, जब टी मैक्स होगा। और अभी आपने बेटा बी मैक्स की इक्वेशन पढ़ी है, ये बी की इक्वेशन है बेटा, ये अपनी किसकी इक्वेशन है बेटा, बी की, तो बी किसके इक्वल है, तो इसमें टी की जगह क्या लिख दूं बेटा, टी मैक्स की वैल्यू रख दूं, जब मैं टी की वैल्यू मैक्सिमम रखूंगा तो बी क्या आ जाएगा अपना मैक्सिमम, तो मैंने क्या किया बेटा टी की वैल्यू रख दी, यही तो है टी की वैल्यू। बोलो कोई दिक्कत है। अब देखो ध्यान से, तो के वन एन नॉट के टू माइनस के वन तो यहीं पर है। अब देखो बेटा ये माइनस के वन है और डिवाइडेड में एल एन से क्या है के वन माइनस के टू, तो देखो आपको पता है बेटा ध्यान समझना कि मेरे पास एल एन ए और बाहर है बेटा बी अपॉन सी, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं एल एन ए की पावर बी अपॉन सी। तो देखो यही तो है बेटा, ये वाली टर्म को देखो, ये टर्म ऐसी तो है के वन अपॉन के वन माइनस ए के टू, क्या मैं इसको एल एन के ऊपर ले जाऊं बेटा, तो देखो क्या बचेगा ई की पावर एल एन, इस के वन अपॉन के टू माइनस के वन को कहां ले गया बेटा एल एन की पावर में, वापिस आगे आ जाएगी। सेम कहानी यहाँ पर किया, माइनस के टू के वन माइनस के टू को क्या ले गया एल एन की पावर में, क्या आ गया माइनस के टू के वन माइनस ए के टू। अब आपको देखो बेटा साफ दिख रहा है ये बेस ई और ये एल एन, तो बेटा क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे अपन, और सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, अरे बोलो भाई, क्या आ जाएगा के वन ए नोट, ये आगे आ जाएगा बेटा पूरा इसकी वैल्यू तो वन हो जाएगी, इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा के वन अपॉन ए के टू की पावर ये सेम ई की पावर एल एन क्या हो जाएगा बेटा वन, और ये सारा का सारा कहां जाएगा बेटा आगे। बोलो कोई दिक्कत है। अब देखो नेक्स्ट वन, यहाँ पे क्या माइनस के टू के वन माइनस के टू है, ध्यान से देखो बेटा के टू था तो मैंने इस के टू को क्या लिख दिया माइनस के वन और माइनस के वन ऐसे लिख दिया बेटा, कोई दिक्कत है क्या, के वन और माइनस के वन लिख दू कोई दिक्कत है क्या, ये इक्वेशन है, के वन जोड़ दिया माइनस के वन कर दिया घट के वापिस, तो ये आ रहा है
इधर कुछ नहीं किया, इधर एज इट इज रखा है, ठीक है। इधर एक माइनस हटा दिया गया, गलती से माइनस नहीं लगा, ठीक है। अब जो इधर कुछ नहीं किया, इधर ही किया है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, देखो मैंने इसको ऐसे डब्बे में लिख लिया ऐसे, तो देखो K1 अपॉन K2 से डिवाइड करूं तो इधर तो क्या हो जाएगा 1, और इधर क्या हो जाएगा माइनस K1 है माइनस है K2। बोलो लिख सकता हूं ऐसे। नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको तो एज इट इज रख रहा हूँ। इसको देखो K1 की पावर देखो ऐसे है a की पावर 1 माइनस एन, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a की पावर 1 और a की पावर माइनस एन। तो इसको भी देखो a की पावर 1 और a की पावर n, तो देखो ऐसे लिख दिया, ये a की पावर n वाला और ये a की पावर है, दोनों को जोड़ो वापस यही आता है। अब देखो बड़ा ध्यान से, ऐसा क्यों किया, देखो इन दोनों में चीज कॉमन बन गई बेटा, बाहर कॉमन निकाल लो बेटा, खींच लो इसको और इसको। तो देखो K1 ये तो एज इट इज चल रहा है, और इस टर्म को कॉमन ले लिया मैंने दोनों में से, तो ये आ गया बेटा कॉमन, और कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा 1 माइनस ए K1 अपॉन ए K2। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से, K1 ए नोट K2 माइनस K1 तो यहीं पर है, ये जो कॉमन टर्म ली वो ये रही। अब जो बेटा 1 माइनस K1 K2 इसको क्या कर दिया बेटा एलसीएम ले लिया, तो क्या बच गया K2 माइनस K1 अपॉन K2, और देखो ये K2 अपॉन K1 से K2 अपॉन K1 है, कट गया, तो बचा क्या देखो बेटा ध्यान से K1 और नीचे क्या है K2, तो क्या बचा K1 अपॉन ए K2, यहाँ पे क्या है बेटा ए नोट, और क्या है K1 अपॉन ए K2 की पावर माइनस K1 अपॉन ए K2। अब देखो बेटा ये क्या है बेटा K1 अपॉन K2, ये भी क्या है K1 अपॉन ए की पावर 1 ए की पावर n, तो क्या हो जाएगा ए की पावर 1 प्लस एन, तो ये दोनों की पावर जुड़ेंगी बेटा, तो देखो क्या हो जाएगा ए नोट का ए नोट K1 अपॉन ए K2, और ये जो 1 है वो इससे जाके जुड़ेगा बेटा। बोलो कोई दिक्कत है? ये यहाँ पे माइनस साइन था, सॉरी, बोलो कोई दिक्कत है? अब बेटा यहाँ पे मैं फिर से एलसीएम लूंगा, और जब एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो ये आएगा बेटा, करके दिखाऊं, कट जाएगा ना K1 बेटा, माइनस K1 अपॉन K1 माइनस K2 प्लस 1, तो क्या आएगा एलसीएम K1 माइनस K2 माइनस K1 प्लस K1 माइनस K2, ये कट जाएगा माइनस K2 अपॉन ए, ये बी मैक्स की कंसेंट्रेशन है। क्लियर है? आसान, नेट रिजल्ट याद रख लो, कौन मना कर रहा है, याद हो जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टी मैक्स और बी मैक्स, ये वैल्यूज बेटा, ठीक है। ज्यादा नहीं घुमाएगा, उसे पता है कि तुम कर थोड़ी पाओगे। क्लियर है भाई? एक बार डेरिवेशन करा दी। अब देखो इसके ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछते हैं। ग्राफ तो बिना देखो, ग्राफ का भी ये डेरिवेशन से आते हैं, पर इतना मुझे नहीं लगता इतनी मैं तुम सहन कर पाओगे, इतनी कर ली वही बहुत है। तो केस फर्स्ट बेटा बात करते हैं अपन, इसको लॉजिकली सोल्व कर सकते हैं कि जब ए से बी में जाता है बी सी में जाता है, मैं कहता हूं K1 बहुत बड़ा है K2 से, K1 बहुत बड़ा है, मतलब K1 बहुत बड़ा है, मतलब ए से बी में जाने की रेट बहुत है फास्ट है, और बी से सी में जाने की रेट बहुत है स्लो है। तो मैं कहता है इनकी कंसेंट्रेशन ग्राफ बनाने, तो मुझे पता है कि जो ए की कंसेंट्रेशन है, ए रिएक्टेंट है, शुरुआत में वही होगा बेटा, शुरुआत में दोनों जीरो होंगे, जैसे रिएक्शन शुरू होगी तो ए की कंसेंट्रेशन तो बेचारे की घटनी है बेटा, और एक्सपोनेंशियली क्या होनी है, घट जाएगी। ए तो अपनी जगह फिक्स है। अब बी और सी की बात है, तो देखो बेटा आपके पास एक आपने पानी की टंकी बना रखी है बेटा, क्लियर है, इसमें आपने बड़ा सा पाइप लगा रखा है ऐसे पानी का, उससे पानी आ रहा है, और इसमें एक छोटी सी टूंटी लगा रखी है, बहुत छोटी सी। तो जैसे मैं पानी चालू करूंगा यहाँ से, तो यहाँ बड़ा सा टैंक बना हुआ है पहले, तो जैसे मैं यहाँ से पानी चालू करूंगा तो पानी बहुत तेजी से आएगा इसमें, तो ए की कंसेंट्रेशन तो घटनी है, ये ए है, ये बी है, और यहाँ पे सी है बेटा। तो ए से बी में जाने की रेट बहुत ज्यादा है, तो आपको अचानक से बी बढ़ता हुआ दिखेगा। अब इस बी वाली टंकी में पानी आएगा तो आपको सी वाली टंकी में भी पानी आने लग जाएगा, लेकिन आपको क्या लगता है बी वाली टंकी भरते हुए दिखेगी या सी वाली भरते हुए पहले दिखेगी? क्योंकि आपने नीचे टूंटी चालू कर रखी होगी, लेकिन इसमें ज्यादा स्पीड से पानी आ रहा है, तो जितना इसमें से निकल रहा है उससे ज्यादा आ रहा है, तो देखो क्या होगा, बी की कंसेंट्रेशन तेजी से बढ़ेगी और सी की कंसेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद में एक की टंकी तो खाली हो जाएगी, मतलब एक रिएक्टेंट तो खत्म हो जाएगा। जब ए खत्म हो जाएगा, जब तक ए खत्म नहीं होगा तब तक बी बढ़ेगा, जैसे ए खत्म होगा इस नाले से पानी आना क्या हो गया बेटा बंद, और इससे पानी आना बंद हो गया, तो अब बी जितना भरना था वो भर गया,
लेकिन सी वाली 20 तो चालू है। अब बी का क्या होगा, बुरे दिन स्टार्ट होंगे, घटना शुरू होगा और ये घट गया। चलो जी वापस आए, लाइट चली गई थी तो वापस शुरू करते हैं ध्यान से। लाइट में कहां तक पहुंच गए थे अपन, यहां तक। तो देखो बेटा ध्यान से कि अपन ए वाली टंकी है, बी वाली टंकी है, तो अगर ये बड़ा पाइप है तो ए वाला जल्दी खत्म हो जाएगा। तो जब ए वाला जल्दी से खत्म होगा तो बी वाली टंकी आपको भरते हुए से दिखेगी, लेकिन एक टाइम बाद में तो ए वाली खत्म हो जाएगी। अब सी वाली 20 हो सकता है पहले धीमे धीमे चल रही थी, अब बी वाला तो बनना बंद हो गया क्योंकि ये टंकी खत्म हो गई है। ए खत्म होने बी बन, बी का बनना बंद, बी का बनना मतलब बी उससे ज्यादा, तभी तो हमने बी मैक्स निकाला, तो बी मैक्सिमम बना। उसके बाद बी के बुरे दिन स्टार्ट होंगे, बी घटना शुरू होगा, तो बी बनते बनते यहां पहुंचेगा, उसके बाद बी क्या होगा बेटा, घटेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर है तो इनफाइनाइट पे घटेगा। अब सी था, धीमे धीमे बढ़ रहा था और हमेशा धीमे धीमे बढ़ता जाएगा, और एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। कि सर बी कांस्टेंट नहीं हुआ, क्योंकि बी तो पहले बढ़ा फिर घटेगा भी तो सही। तो ये ग्राफ समझ में आया बेटा क्यों बनाया। ये ग्राफ कब बनता है, जब K1 ग्रेटर देन K2 से। तो ये ग्राफ तो किसी को भी पूछ सकते हैं, आसान है। इसी तरह इस ग्राफ की बात करते हैं। अब की बार अपन ने सिचुएशन बदल दी बेटा, कि अब की बार अपने पास टंकी तो है, ये टंकी ए, ये टंकी बी और ये सी। सी में बड़ा सा पाइप लगाया हुआ है और यहां लगी हुई एक छोटी सी 20। क्लियर है, तो छोटी सी 20 लगाई हुई है, बहुत छोटी सी, और बी और सी के बीच में बड़ा सा पाइप लगा हुआ है। मतलब है कि K1 बहुत कम है लेकिन K2 बहुत ज्यादा है। जैसे ही आप बेटा यहां से 20 खोलोगे ए वाली को, तो ए तो धीमे धीमे घटेगा, तो ए का तो घटना है, तो ए का ग्राफ तो ऐसा कैसा बन गया बेटा। अब जैसे आप 20 चालू करोगे तो आपको पहले बी में पानी आके गिरेगा, तो पानी आते आपको थोड़ा सा बी बनते हुए दिखेगा, तो थोड़ा सा बी बनते हुए दिखेगा। लेकिन जैसे ही बेटा बी वाला एक बार सी में जाना शुरू करेगा, फिर बी बनेगा ही नहीं, क्योंकि जितना आ रहा है उतना बह जा रहा है। तो एक तरह से ऐसा नहीं हो रहा ऊपर से पानी गिर रहा है बह रहा है, इस बी वाले में स्टोर होगा ही नहीं। बी वाली टंकी में पानी स्टोर है, तो बी तो बना और वहीं पे खत्म। तो एक तरह से कहानी क्या शुरू हो जाएगी, आप ऐसे मानोगे कि ए से सीधा सी में आ रहा है पानी, ये तो पाइप का सा काम करने लग जाएगा। भाई टंकी कहां हुई, इसमें तो बड़ा सा पाइप लगा रखा है, गिरता है और बह के इधर आ जाता है, गिरता है बह के इधर आ जाता है। इसका मतलब ए से सीधा किसमें जा रहा है बेटा, आ रही बात में, ग्राफ समझ में आ गई। चलो जी नेक्स्ट वन है बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन। कौन सी है बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन को समझो, लास्ट रिएक्शन है। देखो रिवर्सिबल रिएक्शन में ए और बी आपस में क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम में। किसमें, के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड। तो अब देखो मैं आर फॉरवर्ड की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, तो आर फॉरवर्ड किसके इक्वल होगा बेटा, ये आर फॉरवर्ड मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड, के फॉरवर्ड है सॉरी, और ये के बैकवर्ड। तो आर फॉरवर्ड क्या होगा बेटा, के फॉरवर्ड अपॉन ए, फॉरवर्ड रिएक्शन का तो रेट कांस्टेंट यही होगा, तो के फॉरवर्ड अपॉन उसका रिएक्टेंट कौन है, ए। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का ए रिएक्टेंट तो माइनस डी अपॉन डी टी, और बी के लिए डीबी अपॉन डी टी। बैकवर्ड रिएक्शन का आर बैकवर्ड, तो क्या होगा बेटा, रिएक्टेंट कौन है, बी, तो के बी बी, लेकिन उसका बी रिएक्टेंट है इसलिए माइनस डीबी अपॉन डी टी, और ए के लिए डी अपॉन। बोलो कोई दिक्कत है। अब देखो बेटा ए और बी अगर एक क्या है बेटा, के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड एक रिवर्सिबल है। मैंने कहा ये इनिशियली ए था, ये इस ए में से किसी टाइम t1 पे x गया तो ये कितना बनेगा, और किसी टाइम t इक्विलिब्रियम में, क्योंकि रिवर्सिबल है तो आज नहीं तो कल इक्विलिब्रियम में आएगी, और जब इक्विलिब्रियम में आएगी तो इसका a में से कुछ x अमाउंट चला गया, तो क्या आएगा a माइनस ए एक्स इक्विलिब्रियम, और ये कितना बनेगा, x इक्विलिब्रियम। ये कंडीशन तो फिक्स है इक्विलिब्रियम वाली। अब मुझे एक चीज और पता है कि जो इक्विलिब्रियम आएगा, जब इक्विलिब्रियम आएगा तब की बात है, जब इक्विलिब्रियम नहीं है तब की नहीं, जब ये आएगा। इक्विलिब्रियम आने के बाद क्या होता है, ए की कंसंट्रेशन में कोई चेंज होगा क्या, नहीं। बी की कंसंट्रेशन में कोई चेंज होगा, नहीं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ माइनस डी अपॉन डी टी इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो। अब मैं कहूँ माइनस डी अपॉन डी टी है किसके इक्वल, तो देखो बेटा ये माइनस डी अपॉन डी टी किसके इक्वल है, के फॉरवर्ड ए, और यहाँ पे प्लस है के बैकवर्ड बी, और ये किसके इक्वल आना चाहिए, इक्विलिब्रियम पे जीरो आना चाहिए। अगर ये इक्विलिब्रियम पे जीरो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ के फॉरवर्ड ए इक्वल टू के बैकवर्ड बी, तो के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड इक्वल टू बी अपॉन ए। अब आपको पता है के फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम पे बेटा प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन क्या है, एक्स सी, और रिएक्टेंट का क्या है, ए माइनस ए एक्स इक्विलिब्रियम। तो अपन ने क्या लिख दिया बेटा, एक्स इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाई ए माइनस ए, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे,
जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे देखो ये इससे और ये इससे, तो क्या आएगा के फॉरवर्ड ए और के फॉरवर्ड एक्स इक्विलिब्रियम इक्वल टू के बैकवर्ड एक्स इक्विलिब्रियम। इस के फॉरवर्ड को इधर भेज दू बेटा, जैसे इधर भेजूंगा इधर क्या बचेगा के फॉरवर्ड ए और ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, और एक्स इक्विलिब्रियम क्या ले लिया कॉमन, तो क्या आ गया के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड इनटू एक्स इक्विलिब्रियम। बोलो कोई दिक्कत है? इसका अपन आगे यूज करेंगे, अभी ये छोड़ देते हैं। अब बेटा मुझे पता है कि मेरी रिएक्शन माइनस डी अपॉन डी टी यही आई थी। अब जब इक्विलिब्रियम नहीं है तब तो जीरो नहीं है ना बेटा, और उस वक्त की बात करते हैं। मुझे पता है बेटा ए की वैल्यू क्या है बेटा किसी टाइम पे ए माइनस एक्स, तो ए की वैल्यू ए माइनस एक्स और बी की वैल्यू कितनी है एक्स। अब बेटा इसका डिफरेंशिएशन करो बेटा, तो ए तो कांस्टेंट है, इनिशियल कंसंट्रेशन है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जीरो, और एक्स का क्या हो जाएगा dx अपॉन dt, अंदर माइनस बाहर माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस। इस के फॉरवर्ड को मल्टीप्लाई करो क्या आएगा के फॉरवर्ड ए माइनस के फॉरवर्ड एक्स माइनस के फॉरवर्ड एक्स, सॉरी के बैकवर्ड एक्स। अभी के फॉरवर्ड ए की वैल्यू आप निकाल के आओ, यही है क्या, इसको उठा के यहां रख दो बेटा, जैसे रखोगे क्या आएगा के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स ए के फॉरवर्ड प्लस ए, क्या इन दोनों में से ये चीज कॉमन ले लू बेटा, क्या आ गया एक्स सी माइनस ए एक्स, और ये किसके इक्वल है बेटा dx अपॉन ए, तो बेटा अगर ये dx अपॉन dt के इक्वल है एक्स सी माइनस एक्स इंटू के फॉरवर्ड माइनस ए, तो दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ऐसा ही आएगा dx अपॉन एक्स सी माइनस एक्स, और के फॉरवर्ड के बैकवर्ड को क्या मल्टीप्लाई कर दिया dt से, और दोनों तरफ क्या कर दिया इंटीग्रेशन, क्या कर दिया इंटीग्रेशन। अब देखो ये इंटीग्रेशन वैसा ही होगा जैसा फर्स्ट ऑर्डर में था, एक्स की जगह ए मान लो, क्योंकि एक्स भी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हुई ना। आप देखो फर्स्ट ऑर्डर में यही तो पढ़ते आए थे ए माइनस एक्स की कंसंट्रेशन dt इक्वल टू के dt, यही था कि नहीं था, ए क्या था कांस्टेंट, यहाँ पे एक्स क्या है कांस्टेंट, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा माइनस एल एन एक्स माइनस एक्स, और कंसंट्रेशन जीरो से एक्स, और के फॉरवर्ड के बैकवर्ड dt का क्या होगा टी टाइम जीरो से टी। इसको रख के बेटा देखो लिमिट क्या है जीरो से एक्स है, तो बेटा एक्स रखोगे तो क्या आएगा माइनस एल एन एक्स माइनस एक्स, और एक्स की जगह जीरो रखोगे तो क्या आएगा प्लस के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड, और क्या आ जाएगा टी। बोलो कोई दिक्कत है? और इसको सोल्व करेंगे तो यही आएगा। अब की सर हम याद कैसे करेंगे, तुम्हें ये याद है छोरो एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी। अब देखो थोड़ा सा चेंज करना है, के की जगह के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड, और ए की जगह एक्स इक्विलिब्रियम, सेम ही तो फर्स्ट ऑर्डर वाला, ए की जगह एक्स इक्विलिब्रियम, ए भी कांस्टेंट इक्विलिब्रियम भी कांस्टेंट, बन गया ना फॉर्मूला। और ये याद होना चाहिए डायरेक्ट, कोई मतलब नहीं डेरिवेशन से, ये तो आसान है। हाँ बोल बेटा। ये हाँ कहाँ पे, यहाँ पे क्या ये प्लस ही तो देख, गलती से लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है? यहाँ तक पक्का समझ में आया बेटा? अब बेटा अपने पास एक केस रह जाता है, ठीक है, टाइट्रेशन वाला। कौन सा रह जाता है? टाइट्रेशन। वैसे तो टाइट्रेशन रेडॉक्स का टॉपिक है, तो मैं रेडॉक्स में पढ़ाया नहीं क्या मैंने, पढ़ा टाइट्रेशन आती है तुमको पता ना? और टाइट्रेशन में क्या करते हैं पता है तुमको, भूल गए क्या? वैसे कंसेप्ट बताया क्या वापस से? जब टाइट्रेशन तुम्हें पढ़ा रखा है ना रेडॉक्स में, पता होता है टाइट्रेशन में क्या होता है, ये सारा कहानी पढ़ाई हुई है ना रेडॉक्स वाले में, अगर नहीं पता तो रेडॉक्स वाले में जाके देख लेना, ठीक है ना। तो देखो टाइट्रेशन में आपको पता है बेटा क्या होता है N1V1 इक्वल टू, ये सब पढ़ा रखा है ना। अब अपने को पढ़ना है बेटा डीकंपोजिशन ऑफ H2O2, क्लियर है? अब देखो बेटा डीकंपोजिशन ऑफ H2O2 क्या होता है, ध्यान से समझो कि टू डिटरमाइन कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 we titrate H2O2 against KMnO4 using ग्राम इक्विवेलेंट कंसेप्ट। आपको पता है कि बेटा हम क्या करते हैं कि रिएक्शन में देखो H2O2 होता है ना, जैसे इस कंटेनर में H2O2 पड़ा है, क्लियर है, हमने कहा इसकी कंसंट्रेशन कोई M1 है, क्या है बेटा ये H2O2 क्या होता है अपनी मौत मरता है, क्या मरता है बेटा अपनी, कोई कुछ कहता ही नहीं, खुद ही मरता रहता है। H2O प्लस हाफ O2 में खुद ही मरता रहता है, तो धीमे धीमे सॉल्यूशन में से H2O2 खत्म होने लग जाएगा,
H2O2 खत्म होगा तो शुरुआत में अगर कंसंट्रेशन M1 बनाया तो कुछ देर बाद में क्या हो जाएगा M2, कुछ देर बाद में क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा M3। अब समस्या है हम पता कैसे चले कि जब हमने बनाया तब का तो हमें पता था, लेकिन कुछ देर बाद वो तो खत्म होता रहता है। अब क्या पता कितना बचा है, उसका पता करने के लिए अपन टाइट्रेशन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं अपन, क्या करते हैं H2O2 का KMnO4 के साथ टाइट्रेशन कराते हैं। क्या कराते हैं, और हमें पता है टाइट्रेशन का कंसेप्ट क्या है बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होते हैं। मतलब क्या हुआ कि n ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 हमेशा इक्वल होंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, यही होगा। अब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 क्या होगा बेटा, NH2O2 इंटू V नॉर्मलिटी ऑफ H2O2 इंटू वॉल्यूम ऑफ H2O2 इक्वल टू नॉर्मलिटी ऑफ KMnO4 इंटू वॉल्यूम ऑफ अब देखो बेटा, मैं जो ब्यूरेट के अंदर KMnO4 रखता हूं वो तो हर बार सेम ही रखूंगा। अगर मैं ये सेम ही रखूंगा मतलब N2 की वैल्यू तो हमेशा क्या रहनी है बेटा, सेम। नीचे आपको पता है आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो इस वाले में जो वॉल्यूम रखता हूं V1 वो भी हमेशा क्या रखता हूं, सेम। वो भी हमेशा क्या रखता हूं, सेम। पिपेट से लेते हैं ना 20 ml, तो ये भी फिक्स है। N2 भी आप सेम KMnO4 भरोगे, लेकिन जो यहाँ पे सॉल्यूशन भरोगे वो टाइम के साथ बदलेगा। कभी आपके पास N1 कंसेंट्रेशन का होगा, कभी N2 का होगा। कि सर क्यों, क्योंकि टाइम के साथ उसकी कंसेंट्रेशन बदलेगी। तो इसका मतलब कौन बदलेगा बेटा, N1 बदलेगा। अब अगर ये बदलेगा तो मुझे पता है, ध्यान से छोरे लिख मत, N1V1 इक्वल टू, अब N1 क्या है बेटा, N2 क्या है, इसकी कंसेंट्रेशन ये तो कांस्टेंट है। V1 क्या है बेटा, इसकी वॉल्यूम वो भी आप 20 ml लेते हो, कांस्टेंट है। तो बदलेगा क्या, N1। अगर ये बदलेगा इधर से भी तो कोई बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो सेम कहानी है बेटा कि टाइम के साथ साथ क्या होगा बेटा कि ग्राम इक्विवेलेंट बदलेंगे किसके, H2O2 की नॉर्मलिटी बदलेगी, और अगर इसकी नॉर्मलिटी बदलेगी तो इसकी वॉल्यूम बदलेगी। तो मैं सीधा बोल दूं कि नॉर्मलिटी प्रोपोर्शनल है। आगे बात समझ में। तो देखो क्वेश्चन क्या है बेटा, ये पीडीएफ नहीं है क्या, कोई ना, छोटा सा क्वेश्चन है, बाद में कभी करा देंगे। हाँ ठीक है, इस कंसेप्ट का यूज होके करना होता है, फिर कभी करा देंगे। बोलो कोई दिक्कत है, चलो जी।